अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट। अभी कुछ ही देर पहले पाकिस्तान ने अपनी जो श्रीलंका के साथ गेम है उसकी पहली इनिंग्स मुकम्मल की है और श्रीलंका ने 150 रन बनाए हैं। 151 पाकिस्तान ने बनाने हैं जीतने के लिए। तो पहला सेगमेंट है, हम बात करेंगे बैटिंग या नो बैटिंग। फिर बात करेंगे नाजरीन मुस्तफ़ा कमाल साहब जो वापस लौटे हैं कल, हीरो या जीरो। और फिर बात होगी खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के बिल पर इतनी उलझन क्यों। नाज़रीन बात करते हैं क्रिकेट पर। आप जैसे जानते हैं अभी पहला श्रीलंका ने अपनी गेम ख़त्म की है और पाकिस्तान ने अभी खेलना है। और बैटिंग के हवाले से तो बहरहाल आपको मालूम है पाकिस्तान का हाल क्या है। 151 का जो मिला है हदफ जीतने के लिए, तो पिछले जो 3 हमने गेम्स खेले उसमें तो बैटिंग लग रही थी। बैटिंग लाइनअप ऐसी है कि जैसे कि कोई घर से उठा के ले गए उन लड़कों से और कहो बैटिंग करो, इतना बुरा हमने खेला है। बट बहरहाल इस पर बात करते हैं और आज बहुत ख़बरें भी हैं क्रिकेट के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर साहब को एकदम वो याद आया, उन्होंने कहा कि अब पूछा जाए कि जी क्यों इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही है T20 में। साथ हमने देखा कि PCB ने भी एक अपनी कमेटी बनाई है और उसमें अंदर के भी बहुत से लोग हैं अपने PCB के, उन्होंने भी देखना है कि जी क्या हुआ आखिरकार। और कुछ तब्दीलियों की भी बात हुई है और आज आखिरी मैच है। उसके बाद वर्ल्ड कप में T20 के पाकिस्तान जा रहा है हिंदुस्तान खेलने के लिए और ये तय हो गया क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से भी ये खबर आई कि उन्होंने कहा अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पैरा मिलिट्री फोर्स भी खड़ी करेंगे वहाँ ताकि पाकिस्तान की टीम को प्रोटेक्शन मिले। और हिंदुस्तान ने बैनुल अक़वामी सतह पर तो अपना जो है एक अपना इमेज बरकरार रखना है, तो उसके लिए जो भी करना पड़े उनको करेंगे। तो नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यासिर हमीद साहब। ये 27 टेस्ट खेल चुके हैं और 51 ODIs खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए, 56 ODIs खेल चुके हैं। तो उनसे पूछते हैं, और 1 डाउन बैट्समैन थे ये, तो इनसे पूछते हैं कि हदफ क्या है। वेलकम टू द प्रोग्राम यासिर जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये बताइएगा कि जो अभी पाकिस्तान को मिला है टारगेट 151 बनाने का जीतने के लिए, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान बना पाएगा? जी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा विकेट है। जो थोड़ा सा मैंने मैच देखा है तो बाकी विकेट्स जो पहले जो पिचेस थी उनसे काफ़ी बेहतर खेल रहा है। तो होपफुली आज पाकिस्तान हैव नथिंग टू लूज़ टुडे क्योंकि ऑलरेडी वी आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। बट ये है कि आगे एक बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है T20 वर्ल्ड कप की सूरत में। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा चांस है कि अपने जो पीछे थोड़ा इस मैच में जीत हासिल करके अपनी बैटिंग को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। बैट्समैन अच्छा करें बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज़। वो अपने प्रेशर से निकलें, थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करने की ज़रूरत है बजाय इसके कि अगर और रिलैक्स हो गए तो और भी डाउन द ड्रेन जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबल ये फील करें तो ये आगे के लिए मोटिवेशन के लिए अच्छा है, अपने कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। मेरे ख्याल से इट्स अ गुड चांस फॉर ऑल द प्लेयर्स। अच्छा लेकिन ये बताइए, आप कह रहे हैं कि जी विकेट अच्छी है, पाकिस्तान को विकेट का तो इशू क्या इतना नहीं रहा। इनकी जो बैटिंग की परफॉर्मेंस थी, हर दफ़ा जब पिछली 3 गेम्स में हम तकरीबन 3 में तो बैटिंग का इतना बुरा हाल था, तो ये तो जो टेक्निक थी और जिस तरीके से खेल रहे थे और जितनी तेज़ी से खेल रहे थे, यानी कि रिस्पॉन्सिबल खेलने की बजाय, तो वो इशू रहा है। तो विकेट से तो ताल्लुक़ शायद कम ही है। आज मैं फिर ये पूछूंगी कि आज जो 151 का टारगेट है, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान बना पाएगा? देखें मैंने आपको यही बताया कि जो विकेट के हिसाब से ये मैच हम लोगों को बड़ा इजीली मतलब अच्छा खेलना चाहिए। आप बात करें कि विकेट्स का प्रॉब्लम नहीं था, आपने एक पॉइंट रेज किया कि टेक्निकल प्रॉब्लम। देखें मैं बीइंग अ क्रिकेटर, मैं खुद क्रिकेटर हूँ, तो टेक्निकल चीज़ें और प्रेशर ये सारी चीज़ें गेम का हिस्सा हैं।
अब मोहम्मद आमिर की आप मिसाल ले लें, वो कितना अंडर फायर रहा 5 साल तक, ठीक है जी, लेकिन उसका कमबैक ऐसा था कि वो सब ने देखा कि उसने एक ओवर में ईशांत शर्मा को 2 दफ़ा आउट किया, ठीक है, पहली बॉल पे भी वो लेग बिफोर था, दूसरी बॉल पे फिर उसने आउट किया, फिर उसी ओवर में उसने तीसरा आउट किया। देखिए प्रेशर से निकलना जो है वो प्लेयर का काम है, और वही निकलते हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये मेरे तो सारे भाई हैं, हम सब इकट्ठे ही खेलते हैं, लाइक मेरे कोलीग्स भी हैं, तो मेरी तो विश है कि वो इस प्रेशर से निकलें भाई, वो उसको एंजॉय करें और उसको ये समझे कि यार दिस इज़ माय मोमेंट, क्योंकि बंदा इतनी मेहनत किस लिए करता है कि इस प्रेशर, ये दुनिया क्राउड देखे मैं परफॉर्मेंस करूं। तो मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव चीज़ें हमको साथ लेनी चाहिए, और थोड़ा सा जो है वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए। अंदर जाने से पहले बैट्समैन को सोचना चाहिए कि मैं किस विकेट पे खेलने जा रहा हूँ। देखें जिस विकेट पे पूरा एशिया कप हुआ है उस पर सिवाय ओपनर्स में मैं कहूँगा इंडिया का जो ईशांत शर्मा, इसके अलावा कोई अच्छा नहीं खेला, क्योंकि वो एक डिफरेंट क्वालिटी प्लेयर है, ठीक है। हमारे बैट्समैन जो थे वो T20 की तर्ज से ही खेल रहे थे, लेकिन इस पिच पे ज़रूरत इस बात की थी कि पहले 6 ओवर्स में हमने विकेट नहीं देंगे तो हम ऑलरेडी एक ऐसी पोजीशन में होंगे कि पीछे हमारे पास उमर अकमल भी है और शाहिद भाई भी है, शुएब मलिक बहुत अच्छा खेला है, उसने देखें उसने शो किया है कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। हालांकि उसने PSL में पूरा वो फ्लॉप हुआ है और वो कितने ज़्यादा प्रेशर में था, लेकिन UAE के अगेंस्ट उसने अच्छा कमबैक किया है, और उसके बाद जो है बांग्लादेश के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला है। उमर अकमल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उससे थी, और उसने PSL में बहुत अच्छा किया, लेकिन यहाँ पे वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका, क्योंकि देखिए एक सिचुएशन चाहिए होती है हर प्लेयर को। अच्छा ये बताइए, जो अभी कमेटी बनी है, इन्होंने PCB ने कमेटी बनाई है कि देखें परफॉर्मेंस इतनी बुरी क्यों थी। आप तो कह रहे हैं कि उसी तरह खेला जैसे T20 में खेलना चाहिए, T20 की तर्ज है, लेकिन नेचुरली उधर PCB ने भी कमेटी बनाई है कि इंक्वायरी की जाए कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों थी। आज तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि जी इस पर इंक्वायरी हो कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों थी। तो ये जो कमेटी बनी है जिसमें PCB के अपने काफ़ी मेंबर्स हैं, आपका क्या ख्याल है, ये कमेटी बनी है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, और क्या इसमें से क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या निकलेगा? देखें क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत सारी चीज़ें निकलनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे लेजेंड क्रिकेटर्स भी हैं, यूनुस खान, मिसबा भी है, इसके अलावा शेख साहब हैं, इकबाल कासिम साहब हैं। इनको देखें अब इनको ये देखना चाहिए कि क्या हुआ है T20। पूरी कौम को जो है अफसोस है कि हम लोग इतने बड़े इवेंट में जा रहे हैं, ठीक है, और बीइंग मतलब मुझे थोड़ा सा ये भी फील होता है कि यार शायद भाई का आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है हो, या रिटायरमेंट लें या ना लें, लेकिन एक हाई नोट पे फिनिश होना चाहिए, क्योंकि उनकी काफ़ी सारी सर्विसेज हैं। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि बिल्कुल देखना चाहिए। देखें अभी हम MCL खेल के आए हैं, ठीक है, हमसे रिटायरमेंट ली गई इररिवोकेबल। मैं अपने हवाले से ये कहूँगा यार हमारी इररिवोकेबल जो रिटायरमेंट है उसको प्लीज़ हमें अपनी रिटायरमेंट वापस लेने दें। वी वांट टू सर्व पाकिस्तान और वी कैन सर्व पाकिस्तान, क्योंकि हम इस प्रेशर में आना चाहते हैं मेन स्ट्रीम पे, और मेन स्ट्रीम पे आगे दोबारा परफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा भी एक फैन फॉलोअर है। अच्छा आप कह रहे हैं कि आपको PSL में खेलने की इजाज़त दी जाए, इजाज़त कि आप रिवोक करें अपनी रिटायरमेंट। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेस किया। नाज़रीन हमारे साथ सरफराज नवाज साहब भी हैं, फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उनसे पूछते हैं। सरफराज नवाज साहब शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आज PCB ने कमेटी बनाई है, उन्होंने कहा जी ये पता किया जाए कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों रही है, तो कमेटी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखें ये तो आई वॉश करने की कमेटी है, इन मुशर्मों को कुछ शर्म करनी चाहिए कि बोर्ड के मुलाजमों की ही कमेटी बना दी है। कमेटी बनानी चाहिए इंडिपेंडेंट हो, और उसमें जो फॉर्मर क्रिकेटर हो, मसलन अब्दुल कादिर है आपके पास, अमर सुहेल है, राशिद लतीफ है, उसके बाद 1-2 जर्नलिस्ट बीच में डालें जो अखबारात में लिखते हैं, समझ बूझ है, ईमानदार हैं। ये कमेटी बनानी चाहिए। ये तो इन्होंने मुलाजमों की जुबान CEO कई सालों से उनका तनख्वाहदार है, फिशकेयर चीफ कई सालों से उनका वो बोर्ड का मेंबर है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि बाकी जो लोग हैं वो भी उनके मुलाजम हैं, सुहेल
इकबाल कासम के, लेकिन जी ये पॉइंट जी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने किया नाज़रीन। बात तो सही है कि अपने ही लोगों की कमेटी बना दी जाए तो फिर आप खुद ही हो, काजी भी हो, मुलजिम भी हो, आप खुद ही अपने पे वर्डिक्ट भी दें तो गड़बड़ है कुछ इसमें, इस कमेटी में जो उसकी तश्कील दी गई है। ये बताइए सरफराज नवाज साहब, ये कहा जा रहा है कि मोहसिन हसन खान साहब जब थे हेड कोच तो 6 महीने 8 महीने के लिए थे और 3 सीरीज हमने उस वक्त जीती, टेस्ट मैच भी और वनडे भी, श्रीलंका से भी, बांग्लादेश से भी, और वाइट वॉश किया हमने ये इंग्लैंड में। तो इस तरह के कोच नहीं हमें मिलते, उनको तो बहरहाल निकाला, वो भी पता नहीं चला क्यों निकाला। तो ये जो इस वक्त हमारे कोच हैं, हाल हमारा बद से बदतर होता जा रहा है। देखें, उस वक्त भी यही कोच था, इसने यूपी में बहाना लगा दिया कि मुझे दिल का या किसी चीज का हो गया, प्रॉब्लम हो गई है, तो टीम छोड़ के चला गया था। और उस वक्त मोहसिन खान कोच था और मैनेजर था, उसको फिर ये सारी जिम्मेदारी दी गई। ये आपने ठीक बात की है कि वो अपना इंग्लैंड की टीम को वाइट वॉश किया और ये वकार यूनुस ने फिर जाके ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर दिया, यहाँ बहाना लगाया, वहाँ अप्लाई कर दिया कि मुझे बॉलिंग कोच ने, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया इसलिए कि तुम जुआ ग्रुप के आदमी हो और तुम्हें मतलब टीम ने फाइन किया हुआ है। तो ये अब नजम सेठी एक जुआ ग्रुप को लेके आया है। आप देखें 99 वर्ल्ड कप में जो बांग्लादेश से हारे थे, उस टीम के तमाम जो लोग हैं इसमें नजम सेठी के साथ आप मौजूद हैं, टीम में भी और PSL में भी। तो आप देखें कि किस तरह की हरकतें हो रही हैं। आपके पास अच्छे लोग मौजूद हैं। अच्छे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया। सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है नाजरीन। नजम सेठी के हवाले से PSL में तो बड़ा डिलीवर उन्होंने किया, लेकिन ये तनकीद हो रही है कि ये लोग जो जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट में कहा गया था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जुआ को प्रमोट किया, उनको क्यों लेके आया गया। बहरहाल ये तो बात चलेगी और वर्ल्ड कप जो T20 है उस पर भी आने वाले दिनों में पूरी कौम की नज़र होगी। तो इस वक्त हम नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब के हीरो या ज़ीरो, और हमारे साथ होंगे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात होगी मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से। फिर एक एफर्ट है, फिर एक कोशिश की जा रही है कि MQM का -1 जो फॉर्मूला है, अल्ताफ़ हुसैन साहब को माइनस करके MQM को आगे ले जाया जाए। मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं वो खुद तशरीफ़ लाए हैं और अपनी ही तय वो आए हैं और कोशिश उनकी है कि एक नई पार्टी बनाए। ये शायद तारीख में पहली दफ़ा है कि पार्टी लॉन्च हो रही है जिसका ना झंडा है, जिसका ना नाम है। लेकिन बहरहाल ये पहली मरतबा हम नहीं देख रहे कि MQM को -1 फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि अगस्त 28 2011 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई MQM के हवाले से, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने। उस वक्त वो सिंध के वज़ीर दाखिला थे। और कल एक धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो कि हमने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की, वो भी MQM की लीडरशिप के हवाले से थी। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, और हम पूछेंगे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से कि क्या ये उनको क्या दिखाई दे रहा है। लोग तो कह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को लाया गया है, MQM को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो हैं एक महाज उन्होंने बनाया है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, और ये कहा जा रहा था कि जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब हैं उनको भी शायद इस्टेब्लिशमेंट के पीछे से थपकी दी जा रही थी। तो अब क्या है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब इसको कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब प्रोग्राम में आने का। बहुत मेहरबानी बहन आपकी। अच्छा, ये बताइएगा, हाउ डू यू सी दिस? वो तो बात ठीक हो गई कि जी जो तनकीद आप करते थे MQM की वो कर दी, इन्होंने भी सख्त तनकीद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब का इस वक्त फ्यूचर क्या है? आज तो लग रहा है कि सब यानी कि ऑल इज क्वाइट ऑन हिज फ्रंट। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, मौला का शुक्र करता हूँ कि आज मुझे अल्लाह ने विंडिकेट किया, और जो लोग मुझ पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, मुझे मेरे
अगेंस्ट बातें कर रहे थे और MQM को या अल्ताफ हुसैन को डिफेंड कर रहे थे, आज वही खुद आके प्रूफ देके बातें कर रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन इज अ इंडियन एजेंट सिंस लास्ट 20 इयर्स। मैंने भी ये बातें कही थी और मैंने उसके साथ कुछ प्रूफ दिए थे। आपको याद होगा मैंने एक लेटर डिस्क्लोज किया था जो ISI के अगेंस्ट लिखा गया था टोनी ब्लेयर को, और अल्ताफ हुसैन ने टोनी ब्लेयर को एड्रेस किया था। वो था, और कुछ JITs थी जो कि इनके लड़कों की हुई थी जिन्होंने कन्फेशंस किए थे कि हम इंडियन रॉ के कैंप में हमें ट्रेन किया गया। तो मैं उस वक्त कहा, मेरी किसी ने नहीं सुनी। सबसे बड़ा मुझे जो अफसोस हुआ, मेरे ही दोस्त जो 40 साल के दोस्त थे आसिफ जरदारी ने, ही टर्न्ड अगेंस्ट मी। लेकिन जुल्फिकार मिर्जा साहब, उसी पर मैं सवाल करना चाहूंगी, लेकिन आपने ये बारहा कहा है कि ISI के उस वक्त जो एनालिसिस विंग के हेड थे, ये मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम साहब, आपने उनको भी जाके ये एविडेंस दिया, तो ISI ने भी उस वक्त आपकी बात नहीं सुनी? नहीं, ISI ने मुझे ये जवाब दिया कि ये पॉलिटिकल फैसला है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट को करना है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने जिस दिन फैसला किया कि एक्शन लेना है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एक्शन लेंगे, लेकिन गो एंड कन्विंस योर लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स या गवर्नमेंट में जो बैठे हैं। तो मैं शक्ल किया बिटवीन आसिफ एंड ISI के जो उस वक्त लीडरान थे, तो जनरल पाशा थे जी। जनरल पाशा साहब ने भी यही बात कही और बहुत हद तक तो ये बात सही थी। गवर्नमेंट को बाईपास करके तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, तो इसलिए मेरा ख्याल है एक्शन नहीं। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब कामयाब होंगे या नहीं? आपने सियासत देखी है सिंध की, कराची की। मेरी तो दुआ है, ये एक और खतरा है समंदर में, और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह उन्हें कामयाब करे, क्योंकि हमने देखना है कि इसका आउटकम क्या है, इसका नेट रिजल्ट क्या निकलना है, वो बेहतर निकलेगा इंशाल्लाह। जुल्फिकार मिर्जा साहब, आपने बड़ी अहम बात की, यानी आपने कहा कि कतरा समुंदर में है, तो समुंदर में तो कतरे का कोई असर नहीं होता। नहीं, मैं शायद मिसाल सही नहीं पेश कर सका आपको। कतरा समंदर बनता है, तो ये एक एडिशनल एक कतरा है जो मेरे बाद बरसा है, और अल्लाह करेगा कि ये सब लोगों को अल्लाह ईमान देगा और बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो हमारे मुल्क और कौम की बेहतरी में। अच्छा, तो बताइए आगे पीछे आप भी, फिर अब ये तो आप लोग आपस में क्या कोई जॉइंट फ्रंट करेंगे, क्या करेंगे? आपका कोई इरादा है, कोई आपका उनसे कांटेक्ट हुआ है? देखें, हमारी मुल्क, कौम और स्पेशली सिंधी स्पीकिंग लोग और उर्दू स्पीकिंग लोग जिनमें गैप बहुत बढ़ गया है, ये गैप रिड्यूस करने के लिए अगर मुझे मुस्तफा कमाल से मिलना पड़ा और हमें साथ सर जोड़ के बैठ के ये कौमों में जो झगड़े हैं ये खत्म करने पड़े तो हम करेंगे। नहीं तो फिर किस चीज का इंतजार है? आप क्या फोन करेंगे उन्हें, कब करेंगे? व्हाट इज योर टाइमलाइन? अगर आप कह रहे हैं कि एजेंसी है, मैं उन्हें ब्रीदिंग स्पेस दे रहा हूँ, थोड़ा सांस लेने दें, वो अभी पहुंचे हैं। वो तो इंतजार में है, इतनी ब्रीदिंग स्पेस देने से क्या फर्क पड़े? नहीं, मैंने टीवी के थ्रू बहुत सी सॉफ्ट बातें की हैं। आई एम वेटिंग फॉर द राइट रिस्पॉन्स, और अगर हुआ तो आई विल गो एंड सी हिम। अच्छा, आप यू विल गो एंड सी हिम। अच्छा, ये बताइएगा कि उन्होंने रहमान मलिक साहब के हवाले से भी बात की है कि रहमान मलिक साहब को मालूम था, और ये तमाम जो रॉ के हवाले से जो बात कर रहे हैं। देखें बहन, ये बातें मैं भी कर चुका हूँ। रहमान मलिक के बारे में मैं भी बात कर चुका हूँ। रहमान मलिक का तो चीज मैं ब्लैक वाटर से भी जोड़ चुका हूँ पास्ट में, लेकिन हमारे मुल्क में पता नहीं क्यों चीजें स्लो होती हैं। रहमान मलिक को का किसको नहीं पता कि कराची में जब भी किलिंग होती थी, 40-40, 50-50 डेड बॉडीज रोडों पे गिरा दी जाती थी, तो वो आके एक्शन हम लेते थे, तो हमारा एक्शन रुकवाता था आके रहमान मलिक। मैंने हर कैबिनेट मीटिंग में ये चीज हाईलाइट की, प्राइम मिनिस्टर के सामने भी, चीफ मिनिस्टर के सामने, प्रेसिडेंट के सामने, हर जगह
मैं चीखो पुकार करता रहा, आपको भी याद होगा, लेकिन मेरी नहीं सुनी जाती थी। यकीनन उन्हें ब्लेसिंग थी इनकी मिनिस्टर साहब। अच्छा, ये ठीक, ये मुझे बताइएगा जुल्फिकार मिर्जा साहब कि देखिए बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी के मुझे तो ये दिखाई देता है कि पिछले 15 साल से इफ नॉट लॉन्गर ये बातें MQM के हवाले से, उसके जो कायदीन हैं उनके हवाले से की जा रही हैं, और ये जो हम रॉ की जो बात है वो भी होती रही है। परवेज़ मुशर्रफ साहब की बड़ी चहीती पार्टी ये थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब कहते थे कि अल्ताफ़ हुसैन तो मेरी कोई बात का इनकार नहीं कर सकते। ये भी बात खुल के सामने आ गई कि एजेंसीज ने अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ एक कॉन्टैक्ट भी रखा था कुछ साल पहले तक। तो असल बात तो ये है कि पॉलिटिक्स को तो जरा छोड़ें, क्या इन चीजों पर तहकीकात नहीं होनी चाहिए, इस पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, या कोई आए और आके बस इस तरह की बात करे और सब वाह वाह करें? इंक्वायरी का वक्त नहीं आ गया? बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको याद होगा जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने वॉलंटियरली अपने को पेश किया था कि मेरी इंक्वायरी की जाए और मेरे से स्टार्ट लिया जाए और इंक्वायरी करके एक्शन लिया जाए कल्प्रिट्स पे। ये कोई मामूली बात नहीं है। हम अपने मुल्क की डेस्टिनी से खेल रहे हैं और मुल्क से खिलवाड़ कर रहे हैं, और रॉ और इंडियन एजेंट ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये सबसे बड़ी गाली मैं समझता हूँ इस चीज को। बिल्कुल होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि मैं हफ्ता 10 दिन इंतजार करूंगा। अगर मैंने देखा कि गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही तो मैं खुद पिटिशन फाइल करूंगा कोर्ट्स में, और कोर्ट से मैं ऑर्डर लूंगा कि एक्शन लिया जाए। किसके खिलाफ एक्शन लिया जाए? क्या एक्शन लिया जाए? जिनके नाम उन्होंने लिए हैं, जिनको उन्होंने इन्वॉल्वमेंट शो की है, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए प्रॉपरली और फिर उन पे एक्शन लिया जाए। और जुल्फिकार मिर्जा साहब, अदब के साथ आप भी जब रहे मिनिस्टर, आप भी इन्वॉल्व थे, ये जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब ये भी इन्वॉल्व थे, तो आप ये तो मानेंगे कि कोई इंक्वायरी हो तो उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब भी शामिल होने चाहिए इंक्वायरी के? बिल्कुल शामिल। ये नहीं कि आके लीडरशिप का एक अपना कहीं जी मैं पार्टी का लीडर हूँ, इंक्वायरी भी तो होनी चाहिए, कुछ हिसाब किताब भी। इंक्वायरी होनी चाहिए जिस तरह आजकल इंक्वायरी हो रही है। आपको पता है उजैर बलोच की इंक्वायरी हो रही है, आप गए थे उसमें। बिल्कुल ठीक है। लोग पेशियां भुगता रहे हैं और मैंने खुद वॉलंटियर किया था, क्योंकि इसी तरह हम उसकी डेप्थ तक जा सकते हैं और हकायक अपनी कौम को बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार मिर्जा साहब। नाज़रीन, लीडरशिप का रोल अदा करने तो आ गए हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, लेकिन हम ये कहेंगे कि इंक्वायरी होनी चाहिए। वो भी आखिर इन चीज़ों का हिस्सा थे तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन ऑन अ ब्रॉडर नोट अगर हम देखें उनका आना जो है पाकिस्तान की सियासत में, तो हमने इस प्लेटफॉर्म से MQM की क़यादत की बेइंतहा तनकीद की है और बहुत उन्होंने जिस तरह से पार्टी को चलाया बहुत गलत है। लेकिन ये कोशिश के इस तरह से कोई पैराशूट करे और पार्टी को की जो लीडरशिप है उसको ख़त्म करने की कोशिश करे, पाकिस्तान की हमने तारीख़ में बहुत मरतबा पहले भी देखा है। तो ये इस गाने पे, इन अल्फाज पे हम ये सेगमेंट ख़त्म करते हैं। स्टे विद अस।